प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है आईआईटी के लिए। तो जब नैनो टेक्नोलॉजी प्रसिद्ध होने लगी पूरे संसार में, तभी हमने शुरू किया था कि 1 बिलियन टाइम्स स्मॉलर देन ए मीटर जो चीज होती है। नमस्कार, ऑनर्ड पर्सनालिटी आपको सीधे ले आया है 2025 की पद्मश्री श्रृंखला में, जहां हम लगातार कई अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। जी हाँ, तो इस बार के खास एपिसोड में हमसे मिल रहे हैं खास अतिथि जिनका नाम है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, जो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हैं। बतौर प्रोफेसर उन्होंने अपनी सेवाएं वहां दी हैं और खासतौर से देश में एक बहुत जाना माना नाम है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, और इन्हें इन्हीं योगदानों के चलते इस बार 2025 में पद्म सम्मान दिया गया है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी उपलब्धियों और उनकी विशेषताओं पे और कार्यशैली पे आपकी बात करवाते हैं। स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर प्रियदर्शनी। सर, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है आईआईटी के लिए, आईआईटी के क्षेत्र में, आईआईटी कानपुर के लिए। क्या कुछ योगदान है नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर? आप फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में माने जाते हैं भारत के लिए, तो कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं, ऐसा ये तो थोड़ा आपने ज्यादा कहा, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, लेकिन करीब 25 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ नैनो टेक्नोलॉजी में। तो जब नैनो टेक्नोलॉजी प्रसिद्ध होने लगी पूरे संसार में, तभी हमने शुरू किया था। कि उसके पहले भी जो मेरा बैकग्राउंड था, वैसे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं जो बहुत सूक्ष्म चीजें होती हैं उन पे कार्य कर रहा था। सूक्ष्म चीज का मतलब, नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है 1 बिलियन टाइम्स स्मॉलर देन ए मीटर जो चीज होती है। अगर आप देखें कि ये जो हेयर होता है, बाल है हमारा, उसकी मोटाई से भी 10,000 गुना छोटी चीज हो, उसे नैनो बोलते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है पूरे संसार में नैनो टेक्नोलॉजी का। मेरा जो कार्य था वो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 3 चीजें हमने की थी। एक तो जो चीजें बहुत छोटी होती हैं, उनका बिहेवियर कैसे बदल जाता है बड़ी चीजों के तुलना में। तो उसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा कि ये होता है गोल्ड, उसका एक कलर गोल्डन होता है, लेकिन वही गोल्ड अगर छोटा पार्टिकल, नैनो पार्टिकल बनाएंगे तो उसका कलर कुछ भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला, नीला, हरा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से कि जो प्रॉपर्टी है वो कितनी बड़ा उसका कण है उस पर डिपेंड करती है। तो उसका जो बिहेवियर है वस्तुओं का बहुत छोटे स्केल पर, उसको समझना और उसको यूज करना। तो उसको यूज कैसे करते हैं? पहले हमें छोटी डिवाइसेस बनानी होती हैं, जैसे कि फोन के अंदर बहुत सारी छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, नैनो डिवाइस होते हैं। इनको बनाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन के लिए क्या नई टेक्निक हो सकती हैं, उन पर शोध किया। जैसे कि आप देखें नेचर के अंदर जो हम बनाते हैं उसमें कोई मशीन कार्य नहीं करती, उसको कहते हैं कि सेल्फ असेंबली, मतलब चीजें अपने आप बनती है। तो कैसे वो अपने आप बनती है, कैसे छोटी छोटी चीजों का निर्माण होता है प्रकृति के अंदर, ये समझकर और उसी तरह से सेल्फ असेंबली को करना, ये हमारा योगदान रहा है नैनो टेक्नोलॉजी में। फिर बहुत सारे नैनो मटेरियल बनाकर उनको कैसे उपयोग किया जाए, पानी, हवा साफ करने के लिए, जो हमारी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसके, जैसे कि अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए कैसे नैनो मटेरियल्स को यूज किया जाए, इस बारे में हमने शोध किए। तो इसमें 25 साल के अंदर मेरा सौभाग्य रहा कि कई सैकड़ों वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक, इनके साथ कार्य करने का मौका मिला। तो ये जो भी हम कार्य कर सके वो सब पार्टनरशिप्स के द्वारा, और स्टूडेंट्स और पोस्ट डॉक जो बहुत अच्छे हैं हमारे वैज्ञानिक, देश के युवा वैज्ञानिक, उनके साथ मिलकर कार्य करने से ये सब कार्य संभव हुआ। फिर करीब 7 साल में भारत सरकार में सचिव के पद पर था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 2015 से 2021 तक कार्य किया वहाँ पर। तो उस वक्त ये इस बात का मौका मिला कि नए नए प्रोग्राम बनाए जाएं, नई पॉलिसी बनाई जाए, जिससे कि काफी टेक्नोलॉजी में तरक्की हो तेजी से। तो उसके कुछ जो उदाहरण हैं, एक हमने शुरू किया था सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015-16 में। अब उसके द्वारा सुपर कंप्यूटर भारत में ही विकसित किए गए हैं। तो करीब उसका जो 70% सुपर कंप्यूटर का कंटेंट है वो अब भारत में बन रहा है, और अभी करीब 50 के करीब सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं हमारे बहुत सारे तकनीकी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज में, वो सब कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, अभी एआई का जमाना आ गया, तो उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। आपने चैट जीपीटी वगैरह आप यूज करते हैं, उसके लिए बहुत सारे इन संसाधनों की जरूरत होती है। तो ये जो सुपर कंप्यूटिंग है वो ऐसे ही है कि जैसे आपको अपने
हमें बिजनेस के लिए हाईवेज की जरूरत होती है, एक्सप्रेसवेज की जरूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। तो वो अब अच्छे चल रहे हैं। दूसरा नेशनल मिशन लॉन्च किया था साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो ये आज से 7 साल पहले, जब लोगों ने एआई के बारे में इतना नहीं सुना था, लेकिन हमें उसके पहले समझना चाहिए कि ये चीज महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उसको समय रहते ही लॉन्च कर दें। तो करीब 7 साल पहले ये साइबर फिजिकल सिस्टम्स का मतलब है कि इसमें जो कि फिजिकल मशीन है वो डिजिटल और साइबर के साथ कार्य करती है जुड़कर। जैसे इंडस्ट्री 4.0 का नाम सुना, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और अब AI का जमाना, मशीन लर्निंग का जमाना है। तो ये सब मिलजुल करके ना ये मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इस मिशन ने 25 हब बनाए हैं देश में, वो सब अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारी स्टार्टअप निकल के आई हैं, तो हमें उसके लिए पूरी फ्यूचर के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। तो वो तैयारी हो गई। तीसरा मिशन जो हमने फॉर्मुलेट किया था वो है क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन। तो उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन, मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन को बोलते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन और से डिवाइसेस बन रही हैं। तो ये हैं। उसके अलावा पॉलिसीज हैं बहुत सारी। एक नई पॉलिसी थी जिसका बहुत इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बहुत पुरानी पॉलिसी है हमारी सर्वेइंग मैपिंग की। सर्वेइंग मैपिंग ब्रिटिश जमाने से चली आ रही है। वो उनका ये था कि 100 साल की पुरानी पॉलिसी है कि कोई भी भारतीय नागरिक या संस्था सर्वेइंग मैपिंग नहीं कर सकती जबकि उनको बहुत अप्रूवल न मिले। तो बहुत रेगुलेटेड था ये सेक्टर। उसके कारण जो ये आगे तरक्की नहीं हो रही थी। हमारी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उनके लिए सर्वेइंग मैपिंग की जरूरत होती है। अब देखिए कि पॉलिसी बदल गई पहली बार 100 साल में। तो वो पॉलिसी अब ये है कि कोई भी भारतीय संस्था हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी भारतीय नागरिक हो, वो सर्वेइंग और मैपिंग कर सकता है। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ फॉरेन कंपनीज पे रेस्ट्रिक्शन है। तो इसके द्वारा अब ऐसी चालू हुई है नई स्कीम, स्वामित्व है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत उन्होंने सोच के ये योजना लॉन्च की, क्योंकि हमारे जो रूरल एरिया हैं, ग्रामीण लोग हैं, सेमी अर्बन एरिया हैं, वहाँ पे कई लोगों के पास जमीन के कागज नहीं होते। तो जमीन के कागज नहीं होते क्योंकि सर्वेइंग मैपिंग ही नहीं है, पता ही नहीं किसकी जमीन है क्या है। तो ये उसमें मतलब कि उससे करप्शन भी होता है, उससे लिटिगेशन भी होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मैं अपनी जमीन का मालिक नहीं हूँ तो मैं बैंक जाके लोन नहीं ले सकता। तो वो इकोनॉमी का भाग नहीं होती हमारी जमीन। वो ऐसे ही है कि सोना अपना बंद करके बैंक में भूल गए और उसका कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है। तो ये नई पॉलिसी आने से बड़ी तेजी से ये सर्वेइंग मैपिंग डिजिटल हो रहा है ड्रोन और लाइडार के द्वारा। और ये पूरा कंट्री का डिजिटल मैपिंग हो रहा है और 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी पे पूरे देश को नाप रहे हैं। तो उसके द्वारा ओनरशिप सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, पट्टा मिल रहा है। तो उसके द्वारा जो इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा वो बहुत बड़ा है। वो प्रभाव है मतलब दसियों लाखों करोड़ों का प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पे, क्योंकि वो ओनरशिप जो है लैंड की आने के बाद लोग बैंक जाकर उसके द्वारा लोन ले सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि विज्ञान का संबंध समाज के साथ बहुत है। तो जब तक कि हमारी पॉलिसी और स्कीम्स और प्रोग्राम्स बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे तब तक साइंस कितना भी अच्छा हो, अच्छा कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि ये एग्जाम्पल था, हमारे पास ड्रोन हो सकते हैं, लाइडार हो सकती है, लेकिन पॉलिसी नहीं है। तो फिर हमें दूसरे जो लोगों ने बनाए हैं नक्शे उन्हीं को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप अभी देखते हैं कि कई जो मैप हम यूज करते हैं वो भारतीय कंपनी द्वारा नहीं बनाए गए, कहीं और बनाए गए। लेकिन वो कहीं और नहीं बनाए गए, वो बनाए भारतीयों नहीं है बेंगलोर में बैठकर। वो मैप जो हम यूज करते हैं जी। लेकिन उनका जो मोनेटाइजेशन है वो हम नहीं कर पा रहे थे उसको। तो इसको समाज से जोड़ना हमारे विज्ञान को, ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने हरदम इसके बारे में ध्यान दिया है। ये सोचा है कि हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, उसके साथ ही ऐसा बनाए माहौल की वो टेक्नोलॉजी हमारे काम आ सके समाज के अंदर, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं बेसिकली शुरू से मैं टीचर वैज्ञानिक रहा हूँ। तो अभी मुझे 35 साल हो गए IIT कानपुर में पढ़ाते हुए। पहले मैंने बीटेक भी वहाँ पे किया था 77 से 82 तक। आप वहीं पढ़े और वहीं पढ़ा था। बीटेक मैंने 82 तक किया। फिर मैं बाहर जाके US जाके मैंने PhD किया। वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी था 3 साल। लेकिन मैं हरदम भारत में बसना चाहता था। तो जैसे ही पहला मौका मिला तो मैं वापस आके वहाँ पे जुड़ गया जी। ये बहुत अच्छी बातचीत हमारी चल रही है प्रोफेसर आशुतोष जी के साथ। आशुतोष शर्मा एक जाना माना नाम है जिन्होंने IIT कानपुर में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में इन्होंने भारत में काफ़ी काम किया है। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। सर, चूँकि आपने जैसा बताया कि आप कानपुर में रहे हैं, लंबे समय तक आपने IIT कानपुर में अपनी सेवाएं भी दी हैं और भारत सरकार में भी आप रहे हैं, आप विदेशों में भी रहे हैं। तो क्या लगता है बाहर के
देशों में जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर, क्या भारत जैसे देश में और भी IIT की ज़रूरत है, और क्या जो एक शोध स्तर है रिसर्च के लेवल पे और क्या कुछ किया जाना चाहिए? बेशक हदम ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, पर पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से तरक्की हुई है इसमें। तो जब मैं US से लौट के 1990 में भारत आया था, उस वक्त मैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, जीरो था। अभी बल्कि 2015 में मैंने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस वक्त की मैं बताता हूँ आपको स्थिति। आंकड़े हैं, मैं नहीं कुछ कह रहा, आंकड़े देख सकते हैं। तो उस वक्त भारत का स्थान था विज्ञान के अंदर 9वां स्थान था संसार में, उसमें नंबर ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस में। आज हम नंबर 3 पे हैं। तो पिछले से 10 सालों में 9वें नंबर से 3 से नंबर पहुंच गए। अच्छा, उस वक्त ये जो अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, उस वक्त कुल मिला के 70 थी रजिस्टर्ड 2015। आज हैं 1.4 लाख। उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 10 साल के अंदर 1 लाख के ऊपर इनकी संख्या पहुंच जाएगी, और पहुंच गई। अब मेरा प्रेडिक्शन है अगले 10 साल में 10 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी, और वो पहुंचेगी। तो हमारे बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। न केवल हम जो साइंस कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं उसमें, बट उसका जो इस्तेमाल भी हो रहा है हमारे स्टार्टअप और इकोनॉमी में, तो वो बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं खुद ही एक नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कानपुर जैसे शहर में करीब 15 साल पहले एक अपने PhD स्टूडेंट के द्वारा शुरू की थी। तो उस वक्त लोग कहते थे एक कटिंग एज नैनो टेक्नोलॉजी, सेकंड टियर सिटी कानपुर कैसे चलेगी, कैसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगी, है ना। उस वक्त ये सब नहीं था, पैसे भी अवेलेबल नहीं थे, स्टार्टअप के बारे में पता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी चली। मैं हरदम ये कहता हूँ लोगों से कि आप कॉन्फिडेंस रखें कि अपने जो आपका ज्ञान है उसको परिवर्तित करें नई अपॉर्चुनिटी में सोसाइटी के लिए, और ये अब बहुत तेजी से हो रहा है। बेशक ज्यादा करने की जरूरत है। अभी जैसे 20 साल पहले तो कुछ भी संसाधन नहीं थे शोध वगैरह के लिए, अब बहुत तेजी से बढ़े। तो अच्छा, अभी नई IITs खुली हैं, पुरानी IITs में भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। तो अब हमें ये नहीं कह सकते कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कुछ काम नहीं कर रहे, कर सकते। हम सब कर सकते हैं जो कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर के देशों में हो रहा है। ये मैं 20 साल पहले नहीं कह सकता था, पर आज इसको कह सकते हैं कि वो सब संसाधन उपलब्ध हैं और बढ़ भी रहे हैं, और बढ़ाने की जरूरत है। तो IITs का ब्रांड नेम है, और उसके द्वारा मतलब नई खुली हैं, वो भी अच्छा कर रही हैं, और भविष्य में और भी की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे युवा वर्ग जो है, अभी हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब देश की जो औसत आयु है वो 28.6 वर्ष के करीब है। तो इससे मतलब कि अच्छा समय नहीं हो सकता। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल होता है, जी जी, है ना, 2047 तक जाते हुए हमें ये सब कार्य करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास युवा लोग हैं। अच्छा, अगले 30-35 साल के अंदर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं रहेगा, तो हम भी जैसे कि एजिंग हो जाएगी, एजिंग पॉपुलेशन होगी सोसाइटी में, तो फिर हमें मतलब कि इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकते इकोनॉमिकली जितना अभी कर सकते हैं अगले 25 साल के अंदर। ये बात हमें ठीक से समझनी होगी कि एक अपॉर्चुनिटी है जो गंवा नहीं सकते, क्योंकि ये 500 साल में एक बार आती है। और उसके अलावा नए चैलेंजेस होंगे, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0 के चैलेंजेस हैं। तो ये भी जो हमारी नेबरहुड भी थोड़ी अजीब है। ये सब जो चैलेंजेस हैं, इनसे निमटते हुए और हमें जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड युवा लोग हैं उनको पूरी तरह से अभी काम में लेना होगा, उनको पूरी तरह से कल्टीवेट करना होगा। ये बहुत अहम है। मतलब कि हो सकता है कई लोग इसको न समझ रहे हों कि ठीक है थोड़ी देर सो लो, फिर उठ करके काम कर लेंगे। सोने का कोई टाइम नहीं है अभी। अगले 25 साल हर आदमी, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सोने का टाइम नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात प्रोफेसर आशुतोष ने ये कहा कि हमें अमृतकाल जो चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसी घोषणा की कि हमारे देश में अमृतकाल चल रहा है और अभी सोने का वक्त नहीं है, यानी पूरी कर्मठता के साथ हम सब अपने दायित्व बोध के साथ आगे बढ़े। शायद सर यही कह रहे हैं। सर, जब हम छात्रों के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, चूँकि आप प्रोफेसर हैं और आपने हजारों छात्रों को पढ़ाया है, अगर उस दृष्टिकोण से हम सोचें तो क्या लगता है, वैसे छात्र जो साइंस स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, IIT क्रैक करना चाह रहे हैं, क्या लगता नहीं आपको कि उनके पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव करके उसे थोड़ा सा लचीला बनाया जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र बहुत कठिन होते हैं, इससे प्रवेश परीक्षाएं बहुत एक औसत है वो कम हो जाता है। तो क्या लगता है उस पर कुछ काम किए जाने की जरूरत है?
मेरा खुद का ही मानना है कि मतलब कि ये जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारा प्रेशर आता है बच्चों पर और उससे उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो हालांकि वो उनको ये पता चल जाता है कोचिंग क्लास जाके कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, लेकिन आगे चलकर जिंदगी के अंदर मतलब एग्जाम का कोई महत्व नहीं है। हमें क्या क्रैक करना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उसकी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थ्रू क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग और कॉमन सेंस इवन वो डेवलप करने की जरूरत है। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि बजाय इस तरह के जो चीज़ें कोचिंग क्लास में सिखाई जाती हैं उसकी बजाय एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है बच्चों का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और समय समय पर इसमें बदलाव की कोशिश भी की गई है, बदलाव का चलता रहता है और होना चाहिए, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। जी सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि आप लंबे समय से पठन पाठन से भी जुड़े हैं, क्या कुछ नया प्रोजेक्ट चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी पे? आपने लंबी बातचीत की, किस नए प्रोजेक्ट पे हमारे प्रोफेसर साहब काम कर रहे हैं जो देश के हित में और भारत के भविष्य के लिए? बहुत कार्य हो रहा है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं यही होटल अशोका में, अभी आप अगर जाएंगे नीचे कन्वेंशन हॉल में तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये जो है एनर्जी स्टोरेज पे, बैटरीज होती हैं, सुपर कैपेसिटर होते हैं, आजकल ईवी का जमाना है, हर चीज रिन्यूएबल का जमाना है और क्लीन एनर्जी का जमाना है। तो इस पर बहुत कार्य चल रहा है और हम काफी आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, इस एरिया के अंदर। ऐसे उदाहरण है क्योंकि अभी यही चल रहा है तो इसलिए मुझे याद आ गया। दूसरे ऐसे है कि देखिए बहुत सारा कार्य हो रहा है बायोमेडिकल डिवाइसेस में, क्योंकि करीब 80% वो है जो का इम्पोर्ट होता है बायोमेडिकल डिवाइसेस। तो इसका कोई कारण नहीं है कि वो हम यहाँ नहीं बना सकते। हमारे पास सारे संसाधन हैं उसका शोध करके बनाने के लिए, तो उस पर कार्य चल रहा है काफी नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पे हमें सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन भी अब इंडिया में आ रहा है। तो बहुत सारे सरकार ने अभी किया है कि 6-7 बड़े बड़े उपक्रम सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग पे लगाए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत ने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। तो जब सब बाकी लोग डेवलप कर रहे थे, ताइवान से लेके चाइना, यूएस तो थे अग्रणी इसके अंदर, तो तब हमारे मतलब सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग जैसे चिप्स बनती हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बनती हैं, उसके लिए हमने कोई कार्य नहीं किया। अब उसको कार्य चल रहा है और इंडस्ट्री भी स्थापित हो रही है। तो उससे जो हमारे शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि क्या था कि शोध अगर आपने किया लेकिन उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है भारत के अंदर, तो फिर क्या उसका इम्पैक्ट होगा, उपयोग क्या है? पर अब वो समस्या नहीं रहेगी, धीरे धीरे समस्या हल हो जाएगी तो हम भी ज्यादा कार्य करेंगे उसके अंदर। तो इसे नैनो टेक्नोलॉजी अब ऐसा है कि एक खास अलग तरह का सब्जेक्ट नहीं रहा, अब वो हर चीज के अंदर पहुंच गया है। तो क्या छात्रों का रुझान बढ़ रहा है इस तरफ? छात्रों का रुझान हरदम था। तो असल में वो क्योंकि अलग सब्जेक्ट नहीं है, तो जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, कुछ भी तरह के साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर हैं, तो आप अपने उसमें नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक अलग डिपार्टमेंट वैसा नहीं रहा। आप कुछ भी काम करें उसमें नैनो टेक्नोलॉजी सम्मिलित है। तो जैसे पुराना प्रोडक्ट भी है, जैसे आप ये कैमरा यूज कर रहे हैं, अब ये कैमरा तो वही रहा प्रोडक्ट, लेकिन वो 30 साल पहले क्या था और अभी क्या है वो बिल्कुल अलग है। तो वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा संभव हुआ है। और इसी तरह हर तरह के प्रोडक्ट के अंदर, चाहे ये फैब्रिक हो, चीजें जो आप देखते हैं अपने आसपास, वो सब बदल गई हैं नैनो टेक्नोलॉजी के कारण। जी सर, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को रैप करें, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और वैसे काम करने वाले लोग जो मौलिक रूप से काम कर रहे हैं और देश के लिए, समाज के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। ऐसे में साइंस और विज्ञान के क्षेत्र में सम्मान दिया जाना और उसमें भी राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना, पद्म सम्मान दिया जाना, इसे आप कैसे देखते हैं? तो इसका जैसे आपने कहा अवार्ड का क्या महत्व है, मैंने हरदम सोचा है। मुझे काफी सारे अवार्ड मिले हैं। पहला इन्फोसिस अवार्ड इंजीनियरिंग में मुझे मिला था 2010 में, भाई शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इससे कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी। तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। देखिए, पहली चीज ये है कि अवार्ड के लिए किसी को काम नहीं करना चाहिए। अपने आप कुछ हो जाएगा, काम किया, किसी को पसंद आया, मिल जाएगा अवार्ड, नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अवार्ड का महत्व सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने हमारे साथ कार्य किया है उनको खुशी होती है कि उन्हें कुछ रिकॉग्निशन मिला। तो असल में जैसे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आर्मी के लोग हैं, डिफेंस के हैं, उनके लिए अवार्ड्स का बहुत महत्व है, क्योंकि उनको मतलब कि पैसा तो नहीं मिलता उसमें। तो मतलब और लोग जो पैसा कमा के खुशी पाते हैं वो साइंटिस्ट और डिफेंस पर्सनल और ऐसे जो इंटेलेक्चुअल कार्य करते हैं लोग, उनके लिए ये रिकॉग्निशन जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। उसको चाहे वो मेडल बताएं या कुछ भी बताएं, तो लोगों को खुशी होती है। तो बेशक मुझे भी खुशी है, पर मेरी खुशी खुद के लिए नहीं है, ये मैं मतलब बहुत साफ बोल रहा हूँ। ये खुशी उन लोगों के लिए होती है जो उन्होंने हमारे साथ कार्य किया, हमारे साथ शोध किया,
और उनको खुशी होती है कि हमने जो कार्य किया था उसको रिकॉग्नाइज किया गया है किसी अच्छे एजेंसी के द्वारा, इन दिस केस गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पद्म सम्मान को लेकर जो नए प्रयास किए जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अब मौलिक काम करने वालों को मिल रहा है, ग्रास रूट से काम से जुड़े हुए लोगों को मिल रहा है, तो उस बारे में कुछ बताएं। इसीलिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मतलब कि जैसे आपने कुछ अवार्ड दिया जो कि बहुत ही नैरो है, जिसको कोई जानती नहीं जनता जिस बारे में, कुछ तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इतना इंस्पिरेशनल नहीं होता वो सोसाइटी के लिए। वो हालांकि वैज्ञानिक के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना नहीं दिखता। तो इसमें ऐसा है कि एक नए अवार्ड भी शुरू किए हैं मोदी जी के सरकार ने, उनको कहते हैं विज्ञान श्री और विज्ञान रत्न। तो विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, और एक है विज्ञान युवा जो पहले शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है जिसको बोलते हैं। तो इस अलग कैटेगरी भी है विज्ञान के अवार्ड्स की, पद्मा अवार्ड के अलावा। तो उसमें भी अच्छे वैज्ञानिक जो हैं तो उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें खासकर युवा लोग जो हैं, हमें उन्हें अगर पहले से स्काउट किया उनके लिए, उनको रिकॉग्नाइज किया, तो उनको थोड़ा बल मिलता है शुरू में अपनी, तो उसको थोड़ा उनको उत्साह मिलता है। उत्साह आने से वो ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं। तो वो सब हो रहा है जी। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं पद्म सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी से। IIT कानपुर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और वहीं पे बतौर प्रोफेसर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने चर्चा की साइंस की, इन्होंने चर्चा की नैनो टेक्नोलॉजी की, इन्होंने चर्चा की देश में साइंस के भविष्य को लेकर भी। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को रैप करें, हम सर से एक छोटा सा संदेश लेंगे देश के नाम, क्योंकि चूंकि इनको पद्म सम्मान मिला है तो देश और दुनिया और पूरा जो हमारा समाज है इनको देख रहा है। तो क्या कुछ संदेश देंगे? आपको चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान मिला है, पद्म सम्मान, तो देश के नाम कोई संदेश? तो देश के नाम मतलब, क्योंकि मैं विज्ञान और वैज्ञानिक ज्यादा जानता हूँ, तो इसके अंदर दो संदेश हैं। एक तो हमें मतलब कि लीडर बनना होगा हर चीज में, न कि फॉलोअर। तो लीडर बनने के लिए हमें पैशन और कॉन्फिडेंस, इन दो चीजों की जरूरत है। अगर हम ये दो चीजें जो कि कल्चरल हैं, अगर ये हमारे में ज्यादा आ जाएंगी, तो चाहे हम साइंस करें चाहे कुछ और करें, हम मतलब कि नई चीज करेंगे, लीडर के रूप में जाने जाएंगे। न कि ये कि हर आदमी ये काम कर रहा है तो मैंने भी उसको कर लिया। तो जहाँ तक, क्योंकि हम इस तरह से रहे हैं कॉलोनियल काल में या कहाँ उसके पहले, कि हमें जो कॉन्फिडेंस है कि हम ये नई चीज कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया। पर अब वो मैं देखता हूँ कि जो नए युवा लोग हैं उनमें हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस बारे में, तो निसंदेह वो ज्यादा तरक्की करेंगे। और दूसरी चीज है पैशन, जो जज्बा बोलते हैं उसको, कि ये नहीं बिजनेस एज यूजुअल। देखिए, मैं अपने सब जो युवा मेरे मित्र हैं उनसे कहता हूँ कि 3 तरह से कार्य किया जाता है। एक कहते हैं जुगाड़, एक कहते हैं धंधा, एक कहते हैं पंगा। तो जुगाड़ तो करते हैं कभी कभी कि भाई समस्या बहुत बड़ी है, उसको जल्दी से सॉल्व करना है, लेकिन जुगाड़ बहुत अच्छा टिकाऊ सोल्यूशन नहीं है। ऐसे ही धंधा है, धंधा ये है कि भाई चलता है 2% बढ़ा लेंगे, 5% बढ़ा लेंगे अगले साल। तो कई लोग धंधे में अपना लगे हुए हैं और खुश हैं, लेकिन हमें ऐसी समस्याएं हैं जिनका सिर्फ पंगा मतलब डिसरप्टिव रूप से ही सोल्यूशन हो सकता है। उसको हमें एनकरेज करना होगा कि भाई चेंज इज गुड, न केवल हम कि मतलब चीज़ें बदलती हैं तो उसके साथ रहें, बल्कि हम खुद चीज़ों को बदलें आगे बढ़कर, और उसके साथ हमें कंफर्ट होगी। ये मैंने बहुत बार सुना है, जब भी कोई चीज़ बदलना चाहते हैं लोग कहते हैं लेकिन अभी तक तो सर ऐसे ही हो रहा था। मैंने कहा उससे क्या मतलब है, लॉजिक तो समझो क्यों हो रहा था अभी तक। तो अगर मान लो नहीं है वो लॉजिक, तो बदल दो, उसमें क्या मतलब बड़ी बात है बदलना। तो ये जो बदलने में जो हमारा जो भविष्य है वो इसी पे आधारित रहता है कि हम क्या चीज़ों को बदल पाएं। जो चीज़ ठीक नहीं है उसको आज ही बदल दीजिए, कल की जरूरत नहीं है वेट करने की। तो 3 चीज़ें बस मैं कहना चाहूँगा। एक तो हमारा जज्बा और पैशन, एक है कॉन्फिडेंस कि हमें काम करना है और हम सक्सेसफुली करेंगे, और तीसरी चीज़ कि हम चेंज के प्रति बहुत रेजिस्टेंट नहीं हो। जहाँ भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखी कि इसको बेटर कर सकते हैं, चाहे डिसरप्टिव हो चाहे पंगा लेना हो, पर हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हमारी एजुकेशन में ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो टीचर बोलता है वही एग्जाम में लिखना, राइट। तो कैसे करेंगे पंगा, कैसे इंडिपेंडेंट थिंकिंग करेंगे, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे? इनको एनकरेज करने के लिए अलग कल्चर की जरूरत है, और वही हमें आएगी। हम बेशक
बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उससे भी बढ़िया करेंगे। जी हाँ, तो इस संदेश के साथ कि बदलाव शाश्वत है और बदलाव के साथ हमें बदलते रहना चाहिए। जी, हम बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर शर्मा से। प्रोफेसर शर्मा ने बहुत सारी बातें करी हैं। इन्होंने आशुतोष जी ने बताया कि किस तरह साइंस प्रगति के क्षेत्र में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। हम उम्मीद करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि इनके सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन में भारतीय साइंस यानी भारत प्रगति करता रहे और साइंस के क्षेत्र में और भी नई ऊंचाइयां छूता रहे। मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी खास विशेष अतिथि के साथ जो अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे और अपने संघर्षों की गाथा से आपको जोड़ेंगे। तब तक नमस्कार, स्टे ट्यून्ड, धन्यवाद।